नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 28 नवंबर है। तो आज का मुख्य विचार है साम्यवाद कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक लहर है। तो ये सिद्धांत के ऊपर नहीं बल्कि ये तथ्यों के ऊपर आधारित है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 28 नवंबर के साथ वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर आने वाला नया विचार आप तक पहुंचता रहे। तो 28 नवंबर 1820 को महान साम्यवादी विद्वान फ्रेडरिक एंगल्स का जन्म हुआ। 28 नवंबर 1890 को महाराष्ट्र के समाज सेवी और ज्ञानी ज्योतिराव फुले का देहांत हुआ। 28 नवंबर 1916 को पहली विश्व जंग में जर्मनी की ओर से लंदन के ऊपर हवाई आक्रमण किया गया। 28 नवंबर 1987 में अफ्रीकन विमान का हिंद महाराष्ट्र में गिरने के कारण 159 लोगों की मृत्यु हुई। 28 नवंबर 1990 इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया उन्होंने। 28 नवंबर 1998 बंगाल में तूफान के साथ 1 लाख लोग लापता हुए। तो ये था 28 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो अब बात करते हैं फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में। तो साम्यवाद के वैज्ञानिक दर्शन के संस्थापक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की जोड़ी ने सदियों से दबी और पछड़ी और गरीबी रेखा से नीचे जी रही मनुष्य जाति को उसके उत्थान के लिए, उसकी मुक्ति के लिए एक नया वैज्ञानिक दर्शन जो था वो प्रदान किया, वो समाज को दिया। और तो साम्यवाद वैज्ञानिक दर्शन की करने में मार्क्स और एंगल्स का जो उसने योगदान दिया, भूमिका अदा की, वो बहुत ही सराहनीय है। तो एंगल्स ने मार्क्स के अलविदा कह जाने के बाद होने के बाद, चाहे मार्क्स को साम्यवाद के वैज्ञानिक दर्शन का मुख्य कर्ता माना जाता है, मगर आज किसी भी रूप में साम्यवाद के वैज्ञानिक दर्शन के प्रकट होने या लोगों के सामने आने में एंगल्स की भूमिका जो है वो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो सभी तौर पर मार्क्स एंगल्स की श्रम को, मेहनत को मार्क्सवाद के रूप में, साम्यवाद के रूप में अंकित किया जाता है। तो इनकी ओर से मनुष्य सोच, प्रकृति, समाज के लगभग सभी पक्षों पर तीक्ष्ण विचार जो पेश किए गए। तो बाद में लेनिन, स्टालिन और माओ जे तुंग ने इनके विचारों को और मजबूती प्रदान की और इनका विस्तार किया। तो फ्रेडरिक एंगल्स का जो जन्म है वो
28 नवंबर 1820 को पर्शिया राज्य के बारमेन शहर में हुआ था। तो मार्क्स के देहांत के बाद उनकी सोच और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेज के सबसे बड़ी जो थी वो जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदारी को उन्होंने अपने कंधों पे ले लिया, जिसको उन्होंने पूरी प्रभुत्वता के साथ पूरा किया। तो अंग्रेज ने बहुत सी मूल दार्शनिक श्रम निर्माण के बारे में जो बताया, तो 5 अगस्त 1895 में उनका जो था लंदन में उनका देहांत हो गया। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स की लेखन में से विज्ञान तक कोई शाही सड़क नहीं जाती। जो उसके लिखते हैं, उसने जो लिखा है तो उसमें कोई ज़्यादा राशि या कोई पूंजीवादी सड़क नहीं जाती, और केवल उनके लोगों को ही जो इसकी ढलान पहाड़ी मार्गों की थकावट वाली चढ़ाई से नहीं डरते, तो इसकी सबसे ऊपर की जो शिखर है उसके ऊपर पहुंचने का उनको अवसर मिलता है। यानी कि जो ये मार्क्स का जो फलसफा है एंगल्स का, फ्रेडरिक एंगल्स का, ये मार्क्स का, तो ये आसान रास्ता नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे संघर्ष और बलिदान और बहुत कुछ इसके अंदर करना पड़ता है। तो अब अगर बात करें तो जो अज्ञानता है, अज्ञान है, वो एक दैंत है। तो हमें डर है कि ये आगे और भी बहुत सारी त्रासदियों का कारण बनेगा, ये उनका विचार था। तो दार्शनिक जो है वो मशरूम की तरह जमीन में से नहीं पैदा होते, वो अपने समय की, अपनी कौम की उत्पादन होते हैं। तो मनुष्य अपना इतिहास बनाते हैं, मगर वो इसका निर्माण भी उस तरह नहीं करते जिस तरह उनका खुद का मन करता है। वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है, परिस्थितियां कैसी हैं। तो ये इसकी जो निर्माण है वो खुद की चुनी हुई परिस्थितियां के अंतर्गत नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के अंतर्गत करते हैं जो उनको बीते समय से मिलती हैं और जो पहले मौजूद होती हैं समाज के अंदर। तो धर्म के विरुद्ध परोक्ष, जो धर्म के विरुद्ध संघर्ष जो है वो परोक्ष ढंग के साथ उस संसार के विरुद्ध है। धर्म जिसकी आधुनिक सुगंध है, तो साम्यवाद जो है और इनकलाब के डर के नाल शासन वर्ग जो है वो हमेशा कांपता है, डरता है शासक वर्ग। तो मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए उसके सामने पूरे का पूरा संसार पड़ा है। तो संसार भर के जो है मजदूरों एक हो जाओ, कभी जैसे ये जो नारा लगता है। तो अब बात की प्रेस सियासत से निरपेक्ष तौर पर अलग रहना असंभव है। तो अलग रहने वाले सभी अखबार,
भी तो सियासत में ही लगे हुए हैं। राशि आज़ादी जैसे इकट्ठे होने के और सभा बनाने की आज़ादी और अखबारों की आज़ादी, ये हमारे शास्त्र है। अगर कोई हमसे ये छीनने की कोशिश करता है तो हमें चुप करके नहीं बैठ जाना चाहिए। तो समाज की दो बड़ी कक्षाएं के बीच में ये संघर्ष जरूरी तौर पर राजनीतिक समाधान बन जाता है। तो इसी तरह मजदूर जमात के सरमाएदार के जो बीच में है, वो लड़ाई एक जमाती संघर्ष में अगला निशाना राष्ट्रीय सत्ता है। तो शासक वर्ग जो है वो विधानसभा में अपनी सुरक्षित बहुगिनती की रक्षा करती है, उसकी जो बहुगिनती है उसकी रक्षा करती है। तो नदीवी जमात, जो नदीवी जमात है, वो पहले जो नदीवी वर्ग है वो पहले अपने भाग के लिए और फिर सभी सतह के लिए लड़ती है। तो राष्ट्रीय समाधान राष्ट्रीय संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण हथियार एक संगठन बनाना है, एक संगठन है। तो संगठन के रूप में ही ये संघर्ष हो सकता है और किया जाता है और किया जा रहा है, और इसके अंदर ही सभी ये प्राप्तियां होती हैं। तो ये आज का विचार, उसके बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।